हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नियो डार्विनिज्म, जिसे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी कहते हैं। डार्विन की थ्योरी का ही एक नया वर्जन नियो डार्विनिज्म कहलाता है और इसमें हम इसके बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ नियो डार्विनिज्म पढ़ेंगे। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स ऑफ नियो डार्विनिज्म, क्या इसके फैक्टर्स हैं, और साथ में हम ये जानेंगे कि क्या एविडेंसेस हैं जो नियो डार्विनिज्म की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। न्यू डार्विनिज्म, जिसे हम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी कहते हैं। मॉडर्न सिंथेटिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें डार्विन की जो बेसिक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसमें हमने जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट भी डाले हैं। तो इसलिए ये जो नई थ्योरी बनी उसे हम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कह रहे हैं। अब हुआ क्या, इनिशियली जो एक साइंटिस्ट थे वीजमैन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने थ्योरी जनरेट की, दैट इज द थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉडी जो है वो दो तरीके के मटेरियल से बनी है। पहला सोमेटोप्लाज्म, दूसरा जर्म प्लाज्म। सोमेटोप्लाज्म जो बॉडी सेल्स का फॉर्मेशन करेगा और जर्म प्लाज्म जो जर्मिनल सेल्स को बनाएगा। तो अगर चेंजेस जर्म प्लाज्म लेवल पे हैं, वेरिएशंस जो हैं जर्म प्लाज्म लेवल पे होगी, तो ही आनुवांशिकता नजर आएगी, तो ही हेरिडिटरी चेंजेस जो हैं नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। और अगर सोमेटोप्लाज्म में है कोई भी आपकी वेरिएशंस, तो वो आपके नई प्रजाति को इवॉल्व करने में कोई भी रोल प्ले नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इनिशियली चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की, उसके साथ हमने जेनेटिक्स, पॉपुलेशन डायनामिक्स, स्टैटिस्टिक्स और हेरिडिटी के कॉन्सेप्ट जो हैं वो ऐड ऑन किए, तो एक नई सिंथेटिक थ्योरी जो है वो जनरेट हुई। यहाँ पे हम देखें तो आर.ए. फिशर हुआ, चाहे आपके W.B.S. हाल्डेन हो, अर्नस्ट मायर, देन जूलियन हक्सले, जी सिम्पसन, इन्होंने पॉपुलेशन डायनामिक्स के ऊपर वर्क किया और मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जनरेट की। वहीं कुछ और साइंटिस्ट जो जेनेटिक्स और म्यूटेशन पे काम कर रहे थे, जैसे कि H.J. म्यूलर हो गए, डॉब्ज़ान्स्की हो गए, H.D. डिवरीज हो गए, या फिर G.L. स्टेबिन्स हो गए, ये सारे साइंटिस्ट जो हैं जेनेटिक्स और म्यूटेशन के ऊपर काम कर रहे थे। वहीं G.H. हार्डी हो, वेनबर्ग हो या सीवल राइट हो, इन्होंने जेनेटिक्स के साथ साथ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी किया और तब जाके एक कंप्लीट थ्योरी ऑफ मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी जो है बन सकी एवोल्यूशन की, जिसे हम मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कह रहे हैं। पोस्टुलेट्स या फैक्टर्स ऑफ नियो डार्विनिज्म की बात करें तो ये फैक्टर्स लगभग डार्विन की थ्योरी, जो कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थी, उसके जैसे ही हैं। तो पहला पोस्टुलेट जो ओवर प्रोडक्शन है, ये तो सेम वैसा ही है जैसे डार्विन की थ्योरी का था। डार्विन ने मेंशन किया था कि हर एक इंडिविजुअल जो है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपना रिप्रोडक्टिव रेट हायर साइड में शो करता है, मैक्सिमम शो करने की कोशिश करता है अगर एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस ना हो तो ये जो है एज सच नियो डार्विनिज्म में ये पॉइंट रख दिया गया है। दूसरा, लिमिटेड स्पेस एंड फूड, तो ये भी डार्विन की थ्योरी जैसा ही है। इसमें हम डार्विन मेंशन करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं, नंबर्स जो हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे भी लिमिटेड फूड एंड स्पेस की बात करें हम, तो उसके कारण क्या है कि जो आपका इकोसिस्टम है उसके पास एक लिमिटेड स्पेस है, तो इसलिए वो कुछ ही इंडिविजुअल्स जितने मैक्सिमम वो अकोमोडेट कर सकता है अपने अंदर, उतने ही इंडिविजुअल्स को अकोमोडेट करेगा, अपने अंदर रहने देगा। बाकी इंडिविजुअल्स जो है ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस और लैक ऑफ फूड जो है वहां सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखें हम, थर्ड जो पोस्टुलेट है वो है हाई डेथ रेट। डेथ रेट की बात करें तो यहाँ पे जैसे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस जो डार्विन का पोस्टुलेट था, सेम लगभग वही यहाँ पे पोस्टुलेट चल रहा है नियो डार्विनिज्म में भी। तो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं कि जब भी फूड और स्पेस कम होगा तो ऑब्वियसली जो है इंडिविजुअल्स, अगर नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल बढ़ने लगेंगे तो उनकी जो है आपस में स्ट्रगल होने लगेगी, उनके आपस में झगड़े होने लगेंगे अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए।
तो इस वजह से जो डेथ रेट है वो बढ़ जाएगा और इससे बैलेंस भी होगा इकोसिस्टम। वहीं हम देखें तो यहाँ पे सारे के सारे इंडिविजुअल्स जिनका बर्थ हो रहा है वो सारे के सारे आपके एडल्टहुड तक नहीं जा पाएंगे, उनमें से कुछ की डेथ हो जाएगी। और वहीं हम देखें तो कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी होंगे जो अनेबल होंगे रिप्रोडक्शन शो करने में, तो इस वजह से भी क्या है आपका डेथ रेट भी ज्यादा होगा और देयर इज अ बैलेंस इन इकोसिस्टम जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। चौथा पोस्टुलेट जो नियो डार्विनिज्म की थ्योरी का है वो है वेरिएशन। तो यहाँ पे वो ही इंडिविजुअल जो हैं सरवाइव कर पाते हैं जो अपने अंदर परिवर्तन ले आते हैं, जो अपने अंदर वेरिएशंस ले आते हैं। और ये वेरिएशंस, ये परिवर्तन हमेशा आनुवांशिक तौर पर होने चाहिए, यानी कि हेरिडिटेबल चेंजेस होने चाहिए इंडिविजुअल में, तभी जो है नई प्रजाति जो है बनती है। तो अगर इस जनरेशन ने अपने अंदर कुछ आनुवांशिक चेंजेस ले आए और वो जो हेरिडिटेबल चेंजेस वो अपने अंदर लाए वो उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन में भी एज सच ट्रांसमिट कर दिए, तो तब एक नई इंडिविजुअल्स या नए स्पीसीज का इवोल्यूशन होता है। तो ये जो है बेसिकली वेरिएशंस होते क्यों हैं? वेरिएशंस होते हैं म्यूटेशन के कारण। म्यूटेशन मतलब जिसमें कि अचानक से ही जीन्स जो हैं उनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स या उनकी नंबरिंग्स जो है बदल जाती है। तो म्यूटेशन जो है आपके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में गड़बड़ी होगी तो क्रोमोसोमल एबरेशंस, और अगर क्रोमोसोम के नंबर्स में गड़बड़ी होगी, क्रोमोसोम के नंबर घट गए एन्यूप्लॉइडी, क्रोमोसोम के नंबर बढ़ गए पॉलीप्लॉइडीज, और या फिर हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है जिसमें दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के क्रोमोसोम्स को जब हम आपस में फ्यूज करते हैं तो एक हाइब्रिड जनरेट होता है। तो इसके कारण भी वेरिएशंस जो है आ सकते हैं। अधिकतर जो वेरिएशंस हैं वो आपके सोमैटिक वेरिएशंस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि सोमैटिक वेरिएशंस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, कम समय के लिए होते हैं, जबकि जेनेटिक वेरिएशंस जो होंगे यानी कि जर्मिनल सेल्स में अगर परिवर्तन आया तो वो इवोल्यूशन को कॉज करेगा और वो ही नेचुरल सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वहीं स्पीसिएशन ड्यू टू आइसोलेशन जो है वो पांचवा पोस्टुलेट है नियो डार्विनिज्म की थ्योरी का। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जितनी भी स्पीसीज है हम देखते हैं वो एक यूनिसेलुलर सेल से ही बनी है, तो हमारा एंसेस्टर जो है वो कॉमन है। और स्पीसीज जो हैं वो अगर आइसोलेट होती हैं किसी बड़े जोग्राफिकल एरिया में, आइसोलेशन हो जाता है स्पीसीज का, तो स्पीसीज जो हैं वो अपने अंदर वेरिएशंस ले आती हैं। जैसे हमने देखा था गैलापागोस आइलैंड में एक आइलैंड और दूसरे आइलैंड के बीच में लगभग 50 किलोमीटर की दूरी है, तो जो आइलैंड नंबर 1 है उसमें अगर एक जायंट टॉर्टोइज पाया जा रहा है तो आइलैंड नंबर 2 का जो जायंट टॉर्टोइज है उन दोनों में बहुत ज्यादा असमानताएं दिखाई दे रही है तो दोनों टॉर्टोइज, लेकिन दोनों में असमानताएं नजर आ रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के कारण एक नई स्पीसीज जो है वो बन के उभर रही है टॉर्टोइज की, और जो है आपकी आइसोलेशन यानी कि वो प्रमोट कर रहा है नई प्रजाति के बनने को।